हेलो दोस्तों, आपको सुप्रभात। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो तैयार किया गया है। मौर्योत्तर काल से संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो, पीजीटी का, एसएससी का, यूपीएससी का एंड भिन्न-भिन्न प्रकार की जो आर्मीज की परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, उसमें से ये प्रश्न मौर्योत्तर काल से अवश्य ही पूछा जाता है। और आगे की जो वीडियो इसमें पढ़ने वाले हैं, वह चाहे वो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या मेघालय की जो आर्मी की वैकेंसी आई है, उसका भी वीडियो मैं आप सबके सामने इसके बाद डालूंगा। तो आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जितने भी वीडियो आपको मिले वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास का वो मौर्योत्तर काल, जहां से शुंग वंश की शुरुआत होती है। आप सबके सामने उम्मीद है कि पीडीएफ खुल गया होगा। तो मौर्योत्तर काल की जो शुरुआत है, तो इसका जो अंतिम शासक बृहद्रथ था, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था। बृहद्रथ की जो हत्या थी वो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मार करके शुंग वंश की स्थापना किया था। जो बृहद्रथ था वह देख पा रहे हैं, बृहद्रथ यह मौर्य काल का अंतिम शासक था और पुष्यमित्र शुंग ने इस बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की जो शुरुआत है वह 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व के बीच है। क्या इस वंश की स्थापना मौर्य ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके किया था। पुष्यमित्र शुंग ये जो बृहद्रथ का हत्या करने वाला था, वह ऐसा शुंग पुष्यमित्र था जो ब्राह्मणवादी था। और ये प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि उनके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। जो व्याकरण के जानकार थे पतंजलि, वह पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे पतंजलि। और पुष्यमित्र शुंग के समय यवनों का ही आक्रमण हुआ था। याद रखें, यवनों का जो आक्रमण हुआ था वह किसके काल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के समय यवनों का आक्रमण हुआ था। यवन आक्रमण का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य, पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा, गार्गी संहिता, पतंजलि का जो महाभाष्य है गार्गी संहिता, और कालिदास का जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की कहानी है, प्रेम कहानी है, उसमें मिलता है। पतंजलि लिखता है कि यवनों ने माध्यमिका पर आक्रमण किया। मालविका अग्निमित्र के अनुसार पुष्यमित्र ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया था। पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमित्र हुआ। अग्निमित्र ये पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी
था, अर्थात पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र, जो मालविका और अग्निमित्र की जो कहानी है कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम, उसमें मिलता है। पुष्यमित्र के शासनकाल में वह विदिशा का उपराजा था। पुष्यमित्र को भद्विज, एक नाम भद्विज भी कहा जाता है, भद्विज के नाम से भी उसे जाना जाता था। शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। विदिशा का जो राजनीतिक और सांस्कृतिक का महत्व था वह बहुत ज्यादा बढ़ गया था। शुंग वंश के जो नवे शासक थे भागभद्र, उसी के शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ को स्थापित किया था। शुंगों की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी काल में हुई, शुंग काल में। और शुंग काल में जो संस्कृत भाषा है उसका भी पुनरुत्थान हुआ था। इसके उत्थान में पतंजलि का महत्वपूर्ण योगदान रहा, बहुत अधिक योगदान था महर्षि पतंजलि का। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा, टीका लिखा। शुंग काल में स्तूपों के निर्माण में पाषाणों का प्रयोग होने लगा था। भरहुत तथा बोधगया के स्तूपों व तोरण द्वार का निर्माण शुंग काल में हुआ। इन तोरण द्वार पर जातक कथाओं का अंकन, लोक धर्म से संबंधित चित्र और गौतम बुद्ध से संबंधित चित्र प्राप्त होते हैं। लेकिन शुंग काल में बुद्ध का मनुष्य में अंकन शुरू नहीं हुआ था और शुंग वंश का जो अंतिम शासक भवभूत की हत्या करके उसके प्रधानमंत्री वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व कर्ण वंश की नींव रखी थी। उसके बाद कर्ण वंश की शुरुआत हो जाती है। कर्ण वंश की जो स्थापना थी क्या 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने किया? क्या वासुदेव के बाद उस भूमिमित्र, नारायण व सुशर्मा शासक हुए? सुशर्मा की मृत्यु के साथ ही कर्ण राजवंश समाप्त हो जाता है। उसके बाद सातवाहन वंश आता है। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र जाति कहा गया। इनका निवास स्थान महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान था। सिमुक ने कर्ण नरेश सुशर्मा को हराया था। जैन परंपरा में लिखा है सिमुक ने बौद्ध एवं जैन दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया। सातकर्णी प्रथम इस वंश का प्रथम योग शासक था। उसकी उपलब्धियों का ज्ञान नायनिका या नागनिका के नाम के नाना घाट अभिलेख से होता है। उसने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन राजा हाल एक प्रसिद्ध कवि और विद्वान का आश्रयदाता था। उसने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान एक काव्य लिखा जिसमें प्रेम गाथाओं का वर्णन है और हाल की रानी मलयावती संस्कृत की ज्ञाता थी। इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वर्ष का 23वां और सबसे महान शासक था। सातकर्णी इससे आगमन निलय अर्थात वेदों का आश्रय भी कहा गया है। आगमन निलय, इसका अर्थ होता है वेदों का आश्रय। गौतम पुत्र सातकर्णी के अभिलेखों के अनुसार उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। जो गौतम पुत्र सातकर्णी थी, उस गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो अभिलेख हैं उनके अनुसार ये ज्ञात होता है कि उसके जो घोड़े थे वे घोड़े 3 समुद्र का जल पीते थे। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का भी चित्र दिखाई देता है।
विशिष्टिपुत्र पुलमावी आंध्र प्रदेश पर विजय के कारण उसे प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। पुलमावी ने अपनी राजधानी गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान को बनाया। पुलमावी ने अमरावती के स्तूप के चारों ओर वेष्टनी का निर्माण करके स्तूप को संवर्धित किया। पुलमावी शक शासक रुद्रामन से पराजित हुआ, लेकिन उसने रुद्रामन की पुत्री से विवाह कर अपनी स्थिति और सुदृढ़ कर लिया। कन्हेरी अभिलेख में भी इसका वर्णन मिलता है। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के अभिलेख ही सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे प्राचीन अभिलेख है। और पुराणों में पुलमावी को पुलोमा कहा गया। नासिक अभिलेख में उसे दक्षिणापथेश्वर कहा गया। उसके बाद यज्ञ श्री सतकर्णी इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। उसने शकों द्वारा जीते गए भूभाग को फिर से एक बार जीत लिया तथा इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने मिले हैं, जो इसके समुद्र प्रेम और व्यापार के प्रति लगाव को दिखाते हैं। इतना ही नहीं, मछली और शंख के चित्र भी यज्ञश्री की सातकर्णी के सिक्कों पर भी प्राप्त होते हैं। सातवाहन समाज, संस्कृति और प्रशासन कैसा था? सातवाहनों कुषाणों की भांति सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। जिस तरह से कुषाण लोग सोने के सिक्के चलाए, लेकिन सातवाहनों ने कुषाणों की भांति सोने के सिक्के नहीं चलाए। सोने का उपयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया जाता था। उसके अधिकांश सिक्के शीशे के थे। सातवाहनों ने प्रोटीन, तांबे व कांसे की मुद्रा चलाई और अधिक मात्रा में मिले सातवाहन एवं रोमन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार की ओर संकेत प्राप्त होता है। वहां का कपास, बहुत अधिक मात्रा में कपास का उत्पादन वे लोग करते थे। और एक प्रमुख बंदरगाह उस समय का बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह था, और वह बंदरगाह था भड़ौच। भड़ौच जो है उसी समय का बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह था, और ये व्यापार का केंद्र होता था बंदरगाह। व्यापार में चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था। जो व्यापार करते थे वे लोग उसमें चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग करते थे, और वह बंदरगाह जो व्यापार का प्रमुख केंद्र होता था वो भड़ौच होता था, जिसे कारसापण कहते थे। कारसापण उसी के जो सिक्के होते थे, तांबे चांदी के जो सिक्के होते थे, उन्हें कारसापण कहते थे। सातवाहन काल में छिन्न भिन्न होती जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था, उसको फिर से स्थापित किया गया। सातवाहन कालीन समाज जो है वो चार वर्गों में बटा हुआ था, और जिसका जो व्यवसाय था, जिसका आधार था, व्यवसाय था। सातवाहन काल के समाज और प्रशासन में मात्र सत्तात्मक ढांचा था। इस काल की दो रानियां नागनिका व गौतमी बालश्री ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, क्योंकि उस समय के जो प्रशासन था, उस समय का जो समाज था, वह मात्र सत्तात्मक सत्ता था। तो इस काल की दो रानियों का नाम प्रमुख रूप से आता है। तो दो रानियां नागनिका व गौतमी बालश्री, उसने भी बहुत अच्छा सक्रिय रूप से प्रशासन में भाग लिया। ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी, और यहीं से ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा शुरू किया गया सातवाहनों के द्वारा। हालांकि उन्होंने अधिकतर भूमि दान बौद्ध भिक्षु को दिया। इस भूमि दान की प्रथम प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और सामंतवाद को जन्म दिया, क्योंकि गुप्त और गुप्तोत्तर काल में प्रशासनिक अधिकारियों को भी वेतन के बदले में ऐसी जमीन दी जाती थी जो कर मुक्त होती थी। कर मुक्त भूमि दान में दी जाने लगी थी। सातवाहन प्रशासन मौर्य प्रशासन की अनुकृति था। उनके समय में जिलों को
सातवाहन कालीन समाज 4 वर्गों में बटा था। इसका जो आधार व्यवसाय था वो व्यवसाय था। सातवाहन कालीन समाज प्रशासन मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। 2 स्त्रियों का वर्णन मिलता है। सबसे अधिक भूमि दान बौद्ध भिक्षुओं को दिया। अधिकारियों को जो वेतन दिया जाता था, वेतन में कर मुक्त भूमि भी दान में दी जाती थी। मौर्य काल की तरह आहार कहा जाता था। गांव का प्रशासक गौमिल कहलाता था। गौमिल सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। सामंतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। प्रथम जो श्रेणी था वो राजा होता था, दूसरा महाभोज और तीसरा सेनापति। ये प्रशासन के 3 भाग होते थे। पहला प्रथम श्रेणी जो था वो राजा होता था और श्रेणी का दूसरा भाग वो महाभोज कहलाता था और तीसरा श्रेणी वह कमांडर होता था, सेनापति होता था। व्यापारियों एवं शिल्पियों में महायान बौद्ध धर्म बहुत अधिक प्रचलित था और इसके अतिरिक्त समाज में वैष्णव और शिव धर्म की बहुत अधिक प्रधानता थी। उसके समय में ईंटों के मंदिरों का सर्वप्रथम निर्माण इक्ष्वाकुओं ने शुरू किया। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण चैत्य कौरले एवं स्तूप अमरावती का है। शिल्पियों में गंधिकों का बार बार उल्लेख मिलता है। गंधिक जो है वो सेंट बनाते थे, इत्र का निर्माण करते थे। सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी और लिपि उनकी जो ब्राह्मी थी। 2 चीजें आपको याद रखनी है। उनकी जो भाषा राजकीय भाषा होती थी वो प्राकृत भाषा थी और उनकी जो लिपि मिली है वो ब्राह्मी लिपि मिली। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी और लिपि ये ब्राह्मी भाषा में मिलती है। विदेशी जातियों के बारे में जानते हैं। इंडो ग्रीक थे। सिकंदर की मृत्यु के बाद पश्चिमी एशिया में सेल्यूकस ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसके पौत्र एंटियोकस के समय बैक्टीरिया और पार्थिया ने 250 ईसा पूर्व में विद्रोह करके वहां की स्वतंत्रता को प्राप्त किया, जिसका शासक डियोआडस प्रथम था। सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत के उत्तर पश्चिम में बैक्टीरिया में यूनानी बस्ती बस गई थी, जिन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य में यवन कहा जाता है। डेमेट्रियस ने 183 ईसा पूर्व के लगभग भारतीय सीमा में प्रवेश करके पंजाब के कुछ भाग को जीत कर सियालकोट को अपनी राजधानी बना ली। डेमेट्रियस प्रथम इंडो ग्रीक शासक था जिसने भारत में अपना राज्य स्थापित किया और यूनानी और खरोष्ठी दोनों लिपियां वाले सिक्के चलाए। डेमेट्रियस के बाद यूक्रेटाइट्स ने भारत के कुछ हिस्सों को जीत करके तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। सबसे प्रसिद्ध यवन शासक मिनांडर था। यवन का जो शासक था मिनांडर सबसे प्रसिद्ध शासक था और यह डेमेट्रियस कुल का था। इसे भारतीय बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया। इसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त किया था। जो बौद्ध भिक्षु नागसेन थे उन्हीं नागसेन से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। प्रसिद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में नागसेन व मिनांडर की दार्शनिक वार्ता संकलित है। मिनांडर की जो राजधानी थी वो साकल थी। इंडो ग्रीक प्रशासकों में भारतीय सिक्कों पर राजा का नाम व तिथि उत्कीर्ण नहीं की जाती थी। इंडो ग्रीक शासक अगाथोक्लिस के कुछ सिक्कों पर वासुदेव और बलराम की आकृतियां मिलती हैं। इंडो ग्रीक शासकों में सबसे पहले लेख वाले सिक्के और सोने के सिक्के जारी किए। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के मिनांडर ने चलाया। सोने का जो सिक्का सबसे पहले अगर चलाया तो उसने मिनांडर ने चलाया। मिनांडर ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। मिनांडर की कौसी मुद्राओं पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। मिनांडर ने पारिभाषिक लेख युक्त मुद्राएं चलाई।
ग्रीक आक्रमण में भारतीय ज्योतिष सिक्कों, नाटक कला, विशेषतः मूर्ति कला पर प्रभाव डाला, बहुत अधिक प्रभाव डाला मूर्ति कला पर। गांधार मूर्ति कला स्पष्ट रूप से यूनानी प्रभाव से प्रेरित है। महाभारत में यमुना को सर्वज्ञ यवन कहा गया तथा यह कहा गया कि यद्यपि यवन मलेच्छ थे, किंतु अपने ज्ञान के कारण वो बहुत अधिक पूजनीय थे। पार्थियन या पल्लव क्या थे? इनका मूल निवास स्थान ईरान था। पार्थियनों और जिन्हें पल्लव भी कहा जाता था और पार्थियन कुछ भी कह सकते हैं, इनका जो मूल निवास स्थान था वह ईरान था। ईरान से आए थे। भारतीय साहित्य में इनको शकों के साथ बताया गया है और दोनों को शक पल्लव कहा गया। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गोंडोफर्नीस था। गोंडोफर्नीस के तख्तेवाही अभिलेख जो पेशावर में है, मैं खुद को गुदहवर कहा गया। उसके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया। ईसाई का प्रचार करने सेंट थॉमस आया। उसी के समय में इस साम्राज्य का अंत कुषाणों द्वारा हुआ। गोंडोफर्नीस की राजधानी तक्षशिला थी। बोनुनीज भारत में पहला पल्लव शासक था, जबकि पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मित्रदांत प्रथम था। इसके बाद शकों को भारतीय साहित्य में सिथियन कहा गया। शकों को क्या कहा गया? भारत के साहित्य में सिथियन कहा गया। भारत में पहला शक शासक मावेस या उसी मावेस को माउस कहा गया। शकों की 5 शिखाएं थी। पहला शकों की जो शिखाएं थी, पहला अफगानिस्तान, दूसरा पंजाब, तीसरा मथुरा और चौथा पश्चिमी भारत और पांचवा ऊपरी दक्कन। ये 5 शिखाएं थी शकों की। शक जो राजा होते थे, उन शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। ये याद करने योग्य बातें हैं। शक राजाओं को क्या कहा जाता था? तो शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। और शकों की भारत में 2 शाखाएं थी, उत्तरी क्षेत्र तक्षशिला और दूसरा मथुरा, पश्चिमी क्षेत्र नासिक और उज्जैन। पश्चिमी क्षेत्र में इनका जो पश्चिमी क्षेत्र था, वह क्षहरात वंश का नहपान और कार्दमक वंश का रुद्रदमन सबसे अधिक प्रसिद्ध था। और शकों ने पश्चिम भारत में लगभग 4 सदियों तक भारत में शासन किया और बहुत अधिक संख्या में शकों ने चांदी के सिक्के चलवाए। एक वंश का नाम आता है चेस्टन वंश। चेस्टन वंश का संस्थापक यशोमौतिक है। यशोमौतिक का पुत्र चेस्टन था। चेस्टन जो है यशोमौतिक का पुत्र था। रुद्रामन ने गिरनार की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। इस बात को याद रखें कि सुदर्शन झील का जो मरम्मत करवाया था, रुद्रदामन ने करवाया था। और ये रुद्रदामन ने जो प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, वो गिरनार में स्थित है। और इस झील की मरम्मत केवल इन्होंने करवाई, लेकिन इसका जो निर्माण था वो मौर्य काल में ही हुआ था। और उसी समय सौराष्ट्र का प्रांतपाल सुविशाख था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख था। इससे पूर्व के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। इस काल में संस्कृत को राज्य शिक्षण दिया गया। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठ के पुत्र पुलमावी को 2 बार हराया था, लेकिन वह निकट का संबंधी होने से उसे छोड़ दिया था। हराया उसको लेकिन छोड़ दिया, क्योंकि वह निकट संबंधी था।
रुद्रदामन चेस्टन का पुत्र व जयदामन का पुत्र था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 4वीं शताब्दी में अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके हरा करके शक शक्ति का उन्मूलन किया। शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके शक शक्ति का उन्मूलन किया। रुद्रदामन प्रथम गांधर्व विद्या में बहुत अधिक प्रवीण था। रुद्रदामन नामक सिक्का शक शासक रुद्रदामन ने ही चलाया। भारत में सबसे पहले संस्कृत व तिथि लेख युक्त सिक्के शक शासक रुद्रदामन ने ही चलवाए थे। शक सातवाहन काल में सोने व चांदी के सिक्कों की विनिमय जो दर थी वह कितनी थी? 1:35 थी। सोने और चांदी के सिक्कों की जो विनिमय दर थी वो 1:35 थी। शकों ने छत्र प्रणाली ईरान से ग्रहण किया। जो प्रणाली थी छत्र वह ईरान से प्राप्त किया। इसके बाद क्षहरात वंश आता है। भूमक क्षहरात वंश का प्रथम शासक था। नहपाल भूमक का उत्तराधिकारी था। इसका उल्लेख जो मिलता है नासिक के अभिलेख संख्या 10 में प्राप्त होता है। उन्होंने नहपाल के दामाद ऋषभ दत्त ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया। कन्हेरी अभिलेख में कार्ले के बौद्ध संघ के लिए करजत ग्राम के दान का उल्लेख है। इसी अभिलेख में वर्णाशा व प्रभास के ब्राह्मणों को गांव दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है। शक मुद्राओं पर शिव पार्वती के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। जिस प्रकार कोई महान पराक्रम करने पर रोमन सम्राट सीजर की उपाधि धारण करते थे, उसी प्रकार भारत के जो शासक थे, भारतीय शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध था। विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त किया था तथा मध्यकाल में हेमू अंतिम व 14 शासक थे जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। मिलिंद पन्नों में भी शक जाति का उल्लेख मिलता है। चीनी लेखों में शक जाति के लिए सई नाम का प्रयोग हुआ है। उसके बाद आता है कुषाण वंश। ये यूची कबीले से संबंधित है। जो कुषाण वंश थे यह यूची कबीले से संबंधित थे और बाद में यूची कबीला 5 भागों में बंट गया। इसमें कोई चाओआंग शाखा ने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की। चाओआंग शाखा जो थी वही भारत में कुषाण वंश की नींव डाली। खुजूल कटफिसस यह कुषाण वंश का पहला राजा था जिसके प्रारंभिक सिक्कों पर यूनानी राजा हर्मियस की आकृति उत्कीर्ण है। इससे सिद्ध होता है कि सबसे पहले यह हर्मियस के अधीन था। इसने रोमन सिक्कों की नकल पर तांबे के सिक्के ढलवाए और महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण किया। इन सिक्के की लिपि 2 लिपि थी, यूनानी और खरोष्ठी। 2 लिपियों का वर्णन प्राप्त होता है। विम कटफिसस सर्वप्रथम इससे ही भारत में कुषाण वंश की सत्ता स्थापित की थी। विम ने बड़ी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के चलवाए। विष शिव मत का अनुयायी था। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृतियां प्राप्त होती है। उसने महेश्वर की उपाधि भी प्राप्त किया। कुषाणों में भारत में सबसे पहले सोने के सिक्कों विम कटफिसस ने ही चलवाए। उसके बाद कनिष्क का नाम आता है। कनिष्क महानतम कुषाण शासक था। कनिष्क बहुत ही महान शासक था। 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा कनिष्क। उसने 78 ईस्वी में एक संवत भी चलवाया जो शक संवत के नाम से प्रसिद्ध है। तो शक संवत की शुरुआत किसके काल से है? तो कनिष्क के काल से। 78 ईस्वी में जब वो गद्दी पर बैठा उसी समय एक शक संवत चलवाया
जो शक संवत के नाम से जाना गया। और उसी के शासनकाल में भी कश्मीर में कुंडल वन एक स्थान है, उसी में वसुमित्र की अध्यक्षता में जो चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, उसी के समय हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। और उसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, उन्हीं की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में प्रारंभ हुआ। चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध ग्रंथों पर जो टीकाएं लिखी गई, वे टीकाएं विभाषा शास्त्र कहे गए। उसमें जो टीकाएं लिखी गई, भाष्य लिखे गए, वो विभाषा शास्त्र कहा गया। विभाषा शास्त्र की रचना उन्होंने वसुमित्र ने की। सारनाथ अभिलेख से कनिष्क के महाक्षत्रप खरपल नाम व बनस्पर का नाम प्राप्त होता है तथा उत्तर पश्चिम में लल व लायक उसके क्षत्रप थे। और कनिष्क के साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी वो पुरुषपुर, जिन्हें पेशावर कहा जाता था, और दूसरी मथुरा थी। पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर और दूसरी राजधानी इनकी जो थी वो मथुरा थी। कनिष्क ने क्या किया? कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया अपने नाम पर ही, और तक्षशिला में सिरकप नामक नगर बना करके नगर स्थापना किया। ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था, वह पुरुषपुर में कनिष्क द्वारा निर्मित कनिष्क के विहार को देखा था। कनिष्क ने पेशावर में स्तूप भी बनवाया। पेशावर स्थित कनिष्क चैत्य का निर्माण व वास्तुकार आंग्लस ने किया। यह पहला चैत्य है जिसमें लोहे के छत्र का प्रयोग हुआ, लोहे का छत्ता लगा हुआ है। पार्स कनिष्क के राजा पार्स जो थे वो कनिष्क के राजगुरु थे। पार्स की सलाह से कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया। कनिष्क चीन सेनापति पांचाओ से पराजित हुआ। कनिष्क ने उत्तर को छोड़कर अन्य सभी दिशाओं को जीत लिया था। माध्यमिका दर्शन के आचार्य नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की। नागार्जुन विदर्भ का रहने वाला ब्राह्मण था तथा यह ब्राह्मण हुइस के समय कुषाण सत्ता का केंद्र पेशावर से मथुरा बना लिया। हुइस के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि देवताओं तथा श्रृंग धारण किए और उसमें कई आकृतियां उत्कीर्ण की तथा हुइस्क ने चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के चलवाए, जिसमें 4 भुजाएं विष्णु के दिखाए मिलते हैं। हुइस्क के सिक्कों पर सकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। कनिष्क कुल का अंतिम महान शासक वासुदेव प्रथम था। वासुदेव के सिक्कों पर शिव, उमा का भी चित्र दिखाई देता है। एक सिक्के पर शिव का हाथी के साथ भी चित्र है। कुषाणों ने भारत में सबसे पहले शुद्ध सुवर्ण मुद्राएं निर्मित करवाई, जो शुद्ध सोने की थी। भारत में कुषाणों ने सबसे पहले शुद्ध सुवर्ण की मुद्राएं निर्मित करवाई और पहली ही बार स्वर्ण मुद्रा इंडो ग्रीक शासकों ने और बृहत स्तर पर, बहुत अधिक स्तर पर कुषाणों ने चलवाई। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने चलवाई थी। कुषाण शासकों के सोने और तांबे के सिक्के बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, लेकिन विम कार्डफिसस इस हुइस का एक एक चांदी का सिक्का भी प्राप्त हुआ है। कार्डफिसस इस पर हुइस का एक एक चांदी का सिक्का भी मिला है। वासुदेव द्वितीय अंतिम कुषाण शासक था। कुषाण कला के बारे में जान लेते हैं। भारत में चमड़े के जूते बनाने, लंबे कोट पहनने व पतलून बनाने का प्रचलन कुषाण काल से ही शुरू हुआ। उस सिक्कों में शासकों को लंबा कोट, पतलून व जूते पहनते दिखाया गया है। मौर्योत्तर कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन का वर्णन देखते हैं कि सामाजिक जीवन कैसा था। तो समाज इस काल में
स्मृतियों की रचना हुई और शूद्र का कार्य 3 अन्य वर्णों की सेवा करना था। विदेशी आक्रमणों की वजह से जो परंपरागत वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया एवं अन्य वर्ण संकर जातियां उत्पन्न हो गई उसी समय। और मनुस्मृति में 60 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख प्राप्त होता है। मनुस्मृति में विधवाओं के मुंडन की स्तुति की गई है। मनु के अनुसार जिस स्त्री को पति ने छोड़ दिया हो या जो विधवा हो गई हो, यदि वह अपनी इच्छा से दूसरा विवाह करें तो पुनर्भू और उनकी संतान पुनर्भव कहलाती थी। और एक शब्द नियोग है। नियोग से उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहा जाता था। नियोग उस वैदिक काल का शब्द है। नियोग का अर्थ है कि जिस स्त्री का पति मृत्यु को प्राप्त हो गया है तो वे चाहें तो अपना दूसरा विवाह कर सकते हैं, जिसको नियोग का नाम दिया गया, और उससे जो पुत्र हो वह क्षेत्रज कहा गया। और अविवाहित लड़की के पुत्र को सहोदर कहा गया। और घर में रहने वाली कन्या या दासी से जो उत्पन्न पुत्र हो उनको कानीन कहा गया। विधि के अनुसार समान वर्ण में विवाह से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। नियोग से उत्पन्न पुत्र, एक बार पुनः आप देख लें, नियोग से उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहा गया। अविवाहित लड़की से पुत्र उत्पन्न को सहोदर कहा गया। और घर में रहने वाली कन्या या दासी से उत्पन्न पुत्र कानीन कहा गया। और विधि के अनुसार समान वर्ण में विवाह से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा गया। वर्णों की सेवा करना था शूद्रों। जो अंतिम शूद्र वर्ण थे वो लोगों की सेवा करते थे। विदेशी आक्रमणों की वजह से जो परंपरागत वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस व्यवस्था को बहुत अधिक खतरा पैदा हो गया और अन्य वर्ण संकर जातियां भी उत्पन्न हुई। 60 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख मिलता है मनुस्मृति में। विधवाओं के मुंडन की भी स्थिति है। मनु के अनुसार जिस स्त्री के पति ने छोड़ दिया या वो विधवा हो गई, अपनी इच्छा से दूसरा विवाह कर सकती है। नियोग से उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहे गए। अविवाहित लड़की के पुत्र को सहोदर कहा गया। घर में रहने वाली कन्या या दासी से उत्पन्न पुत्र को कानीन कहा गया। विधि से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा गया। स्मृतिकारों ने शक, पल्लव, यवन, कुषाणों को निम्न कोटि के क्षत्रिय माने हैं। उन्हें वात क्षत्रिय कहकर वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया है। कौटिल्य ने चांडाल के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ण संकर जातियों को शुद्ध माना है। प्रारंभिक स्मृतिकारों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दिया गया और स्पर्श किया गया अन्य किसी भी स्थिति में ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया गया। मौर्य काल में अधिकतर शिल्पी शूद्र वर्ण में ही आते थे, किंतु उनके धन प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। इस प्रकार वैश्य एवं शूद्रों के बीच का जो अंतर था वह बहुत कम हो गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि यह जातियां विष्णु पूजन से पवित्र हो जाती हैं। थोड़ा सा कला के बारे में जानकारी कर लेते हैं। मौर्योत्तर काल में कला की क्या स्थिति थी। मौर्योत्तर काल में कला को प्रेरणा बौद्ध धर्म एवं यूनानी प्रभाव से प्राप्त होता है। हिंद यूनानी शासकों में भारत के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते थे। भारत में गांधार कला इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मूर्ति कला की 2 शैलियां उस समय विकसित हुई, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। गांधार कला शैली को इंडो ग्रीक शैली कहा गया। इसका विकास कुषाण काल में हुआ। इस काल की विषय वस्तु बौद्ध, किंतु निर्माण का ढंग गांधार शैली में काले रंग के सलेटी पत्थर का प्रयोग हुआ है। जो गांधार शैली है उस गांधार शैली में काले रंग के सलेटी पत्थर का उपयोग हुआ है, जबकि मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। गांधार शैली में बुद्ध का मुख्य ग्रीक देवता अपोलो से मिलता है। गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ है। बोधिसत्व की जो मूर्तियां हैं उसमें सबसे अधिक मैत्रेय की है। गांधार व मथुरा कला के अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो मुद्राएं हैं उन मुद्राओं में
मूर्तियों का निर्माण हुआ है गांधार कला में। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति का निर्माण हुआ वो मथुरा शैली में हुआ। यह शैली प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा में प्रारंभ किया गया। मथुरा शैली की मूर्तियों में आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता रही है। भावुकता की प्रधानता बहुत अधिक है। मथुरा कला शैली विशुद्ध भारतीय है। मथुरा कला शैली आदर्शवादी है। गांधार शैली यथार्थवादी है। गांधार और मथुरा शैली में अंतर बस इतना है कि गांधार कला में शरीर की जो रचना होती थी उन रचना संबंधी विवरण और शारीरिक सौहार्द पर बहुत अधिक बल दिया गया, जबकि मथुरा शैली में मूर्ति को पवित्र आध्यात्मिक भावना से देने का प्रयास किया गया है। इस समय के कला स्मारक, स्तूप, चैत्य और विहार इसी समय बने। कार्ले का चैत्य सातवाहन कालीन का है और वह कला का प्राचीनतम श्रेष्ठ उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का भारत में सबसे बड़ा संग्रह है। तो आइए थोड़ा सा मौर्योत्तर काल में धर्म की स्थिति को जान लेते हैं। महायान बौद्ध धर्म का काफी विकास हुआ। बौद्ध धर्म जो दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान, तो इसमें महायान बौद्ध धर्म का बहुत अधिक विकास हुआ। वैदिक देवताओं के स्थान पर नवीन देव वर्ग का उदय हुआ, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति बहुत अधिक विख्यात हुई। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के दोसुंडी वेद का लेख में वासुदेव संकर्षण की मूर्ति की पूजा का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। शक क्षत्रप कोडास मोराक्रूप अभिलेख में पंचवीरों की प्रतिमा उनके मंदिर का निर्माण हुआ। शक क्षत्रप खोड़ास के अभिलेख में वासुदेव मंदिर के प्रवेश द्वार का निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है तथा विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। भागवत धर्म भी विदेशियों में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। हेलियोडोरस का वेशनगर या विदिशा अभिलेख, मोराकूप अभिलेख भागवत धर्म की प्रसिद्धि को दर्शाता है। अब मौर्योत्तर कालीन जो प्रशासन था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस प्रशासन को देख लेते हैं। कुषाणों के लेखों में दंड नायक व महादंड नायक जैसे पदाधिकारियों का उल्लेख प्राप्त होता है। कुषाणों के लेखों में जो नायक या दंड नायक या महादंड नायक कहते थे, ऐसे जो पदाधिकारी थे, ऐसे जो अधिकारी थे, उनका उल्लेख प्राप्त होता है। ये जो दंड लेख या दंड नायक या महादंड नायक थे, वे सैनिक के अधिकारी होते थे। मथुरा लेख के अनुसार कुषाण काल में ग्रामों का शासन ग्रामीण द्वारा चलाया जाता था। कुषाण शासक देवपुत्र के अलावा शाही व साहू नवासी की उपाधि धारण करते थे। सातवाहन काल में मौर्य प्रशासन से प्रभावित था। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों व श्रमणों को कर मुक्त भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की। अभिलेखों में जो भूमि थी वह अनुदान का प्रथम उल्लेख सातवाहन अभिलेख में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है। बाद में अनुदानित भूमि से राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण भी दानग्राही को सौंपा गया बाद में, जिससे विकेंद्रीकरण की प्रथा को अधिक बढ़ावा मिला और केंद्रीय सत्ता क्षीण हो गई। केंद्रीय सत्ता धीरे धीरे कमजोर हो गई। इस विकेंद्रीकरण को नियंत्रण में रखने के लिए राजतंत्र को देवी रूप देने की कोशिश की गई। गौतमी पुत्र सातकर्णी की तुलना कही गई देवताओं से की गई। कुषाण शासकों ने चीनी शासकों की भांति देवपुत्र की उपाधि धारण किया। कुषाण शासकों ने मृत राजाओं की मूर्तियां भी मंदिर में स्थापित करवाना शुरू किया, जिसकी प्रेरणा से उन्होंने रोमन शासकों से ली। यह मंदिर देवकुल कहलाते थे। कुषाणों ने भारत में द्वैत शासन की प्रणाली शुरू की। शक पार्थियन शासकों ने संयुक्त शासन की प्रथा शुरू की। इसमें युवराज राजा के काल में ही सत्ता में बराबर भागीदार होते थे। शक कुषाण काल से ही प्रशासन में सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। सर्वप्रथम अश्वघोष प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध चरित्र में सामंत शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया गया है। उसके बाद आर्थिक जीवन, उनका जो व्यापार था वो कैसा था? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य के उदय से ही व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। रोमन साम्राज्य विलासिता के सामान बड़ा ग्राहक बन गया। यद्यपि मौर्य काल में विकेंद्रीकरण और साम्यवाद को बहुत अधिक बढ़ावा मिला, लेकिन आर्थिक गतिविधियां व्यापार वाणिज्य के विकास की दृष्टि से एक
बहुत अधिक उन्नत था। इस समय कुषाण साम्राज्य के अधीन मध्य एशिया के प्रदेश थे, जिसमें चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाले सिल्क मार्ग पर भी कुषाणों का कंट्रोल था। भारत का प्रथम एशिया व पाश्चात्य विश्व से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। कुषाण को सिल्क मार्ग पर नियंत्रण से भारी आय हुई। अवधान शतक से कनिष्ककालीन व्यापार की जानकारी प्राप्त होती है। कुषाणों ने स्वर्ण सिक्कों का नियमित रूप से चलन कराया। ताम्रलिपि पूर्वी घाट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। पश्चिमी तट पर इस काल के प्रमुख बंदरगाह बरबारिकम, वेरीगाजा, भड़ौच या भृगुकच्छ था। सुपारक या सोपारा, पेरिप्लस सोपारा को सुपर, कल्याण को कालीन, ताम्रलिप्त को गंग तथा मछलीपट्टनम को मसालिया कहा जाता था। प्रतिष्ठान पैथण प्रसिद्ध व्यापारिक नगर थे। ईसा के प्रथम शताब्दी में अज्ञात मार्ग पर भी कुषाणों का कंट्रोल था। भारत का मध्य एशिया व पाश्चात्य विश्व से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। कुषाणों को सिल्क मार्ग पर नियंत्रण से भारी आय हुई। अवधान शतक से कनिष्ककालीन व्यापार की जानकारी प्राप्त होती है। कुषाणों ने स्वर्ण सिक्कों का नियमित रूप से चलन करवाया। ताम्रलिप्ति पूर्वी घाट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। पश्चिमी तट पर इस काल के प्रमुख बंदरगाह बरबारिकम और वेरीगाजा, भड़ौच का भृगुकच्छ, सुपार का सोपारा, पेरिप्लस सोपारा को सुपर, कल्याण को कालीन, ताम्रलिप्त को गंग और मछलीपट्टनम को मसालिया कहा गया। प्रतिष्ठान पैठण प्रसिद्ध व्यापारिक नगर थे। ईसा की प्रथम शताब्दी में अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा लिखी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियंस नामक पुस्तक में भारत और रोम के व्यापार का वर्णन है। पेरिप्लस का मतलब होता है यात्री पुस्तिका और एरिथ्रियंस की मतलब होता है लाल सागर। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियंस में लाल सागर से भारत तक की जो समुद्री यात्रा थी उसमें वर्णन किया गया है। पेरिप्लस से दक्षिण भारत में संगम कालीन की जो महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय बाजारों का उल्लेख है। पश्चिमी घाट तट तक सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह वेरीगाजा भृगुकच्छ था। पेरिप्लस के अनुसार फारस की खाड़ी में भृगुकच्छ में दासों का निर्यात किया जाता था। इथियोपिया में भी कुछ कुषाण शासकों के सिक्के मिले हैं। कुषाण शासकों के सिक्के रोमन यूनानी मसाले, हीरे, इस्पात खरीदने के लिए भुगतान ऋण के रूप में रोम में होने वाली भारी मात्रा में स्वर्ण प्रवाह को रोकने के लिए रोम को भारत के साथ होने वाले गोल मिर्च व इस्पात से व्यापार को रोकने के लिए कदम उठाने पड़े। दक्षिण भारत की गोल मिर्च पश्चिमी देशों में इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हुई कि उसका यमन प्रिय बहुत हो गया। वो यमन लोग बहुत अधिक प्रयोग करने लगे। मसाला लोहे की वस्तुएं रोमन साम्राज्य को भेजे जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। दक्षिण में सबसे अधिक सिक्के रोम के सम्राट अगस्त के टेवेरियस से मिले। अरेकिमेडियस से अगस्त के सिक्के प्राप्त हुए। प्लिनी भारत के बहुमूल्य रत्नों की लंबी सूची देता है और भारत को बहुमूल्य रत्नों का एक बड़ा उत्पादक देश बताता है। उज्जैन उत्तर, दक्षिण व पूर्व पश्चिम व्यापारिक मार्गों पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। कुषाण शासकों के दिनार नामक स्वर्ण मुद्रा रोमन संपर्क के फलस्वरूप चलाए। दिनार बौद्ध काल में बहुत अधिक लोकप्रिय था। एस्टेरबो के अनुसार किसी भी भारतीय राजा ने तो रोमन साम्राज्य अगस्त के पास शिष्टमंडल भेजा। कन्नड़ भाषा प्रदेश में वैजयंती का प्रसिद्ध वन था। तो आइए बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह बहुत अच्छा लगेगा और आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और इसके आगे वीडियो में मैं आपको भिन्न भिन्न तरह के अनेक आर्मी से संबंधित वीडियो आपको प्रेषित करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें ताकि आर्मी से संबंधित वीडियो आज ही आपके सामने भेजा जाएगा। बहुत बहुत